नाज़रीन, इंसाफ न्यूज़ के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं शबाना एजाज आपके लिए आज भी एक अहम टॉपिक के साथ सामने आई हूँ। आज बंगाल के वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर हम बातचीत करेंगे। वक्फ मुद्दा बंगाल का एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इरफान शेख। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात हैं और वो क्या समझते हैं कि बंगाल में अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसकी देखरेख की जाए तो क्या हालात बदल सकते हैं। इरफान साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। इंसाफ न्यूज़ के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तो कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होती रहती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वक्फ जो है वो भी एक बड़ा और अहम और संगीन मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके मसाइल को लोगों के सामने आने चाहिए? बेशक मैं समझता हूँ कि ये वक्फ ही एक ऐसे अहम मुद्दा है हमारे कौम का और हमारे मुल्क का, और जिसके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस के कारण वजह से और नादानी के वजह से आज वक्फ की जायदाद जो मिसयूज़ हो रही है या उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो साजिश है वक्फ जायदाद को ख़त्म करने की, जिसमें हम लोग ख़ुद बहुत ज़िम्मेदार हैं इस मामले में। मुतवल्लीज़, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि मुतवल्लीज़ भी जो जिस ईमानदारी से वक्फ की जायदाद, यानी जिसने वक्फ बनाया उनके बाप दादाओं ने या उनके प्रेडिसेसर्स ने बनाया, आप देखें कि जिस मकसद के तहत हम कह सकते हैं कि गोल्डन मकसद था कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, पिछड़े लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचे, और उससे अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अगर वक्फ के नाम करके गए हमारे आबा अजदाद, तो आज हम उनको संभाल नहीं पाए या आज हम उनके मकसद को पूरा नहीं कर पाए। बहुत सही बात है आपकी, और मैं समझता हूँ कि ये सवाल का ज़्यादा हकदार है वक्फ बोर्ड, जो हर स्टेट में हमारे मुल्क के जो कायम है। वक्फ बोर्ड का कायम करना यही मकसद था कि जितने वक्फ जायदाद का सही निगरानी करना, उनका सही हिसाब रखना, उनको मिसयूज़ होने से या उसको खो जाने से, गलत तरीके से बिक जाने से उसको बचाना, यही मकसद था वक्फ बोर्ड के कायम करने का। हर वक्फ स्टेट, हर मुतवल्ली पर लाजिम है कि वो अपने ग्रॉस इनकम, सालाना ग्रॉस इनकम का 7% वक्फ कंट्रीब्यूशन देता है, सिर्फ इसलिए कि वक्फ बोर्ड जो उस 7% से जितने नीडी एंड ऑर्फेंस एंड यतीम मिस्कीन को भी मदद करने के अलावा वक्फ बोर्ड के अखराजात चलाना उनका ही असल जिम्मेदारी है। पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के मसाइल हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले बंगाल में वक्फ के मसाइल को किस तरह देखते हैं, और आपको लगता है कि बंगाल में वक्फ का मसला ज़्यादा उलझा हुआ है या लगभग इसी तरह के हालात पूरे मुल्क में हैं? बंगाल की तरह लगभग हालात हर जगह हैं। पिछले बार मैं महाराष्ट्र गया था तो मैंने देखा कि वहाँ फिर भी बहुत गनीमत है, वहाँ के जो लोग जिस तरह से चला रहे हैं वो फिर भी वक्फ जायदाद वहाँ की बहुत ज़्यादा हिफाजत और सही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अफसोस है कि हमारा सिस्टम ही गड़बड़ है। मैं चाहूँगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करना कि जिस सिस्टम से वक्फ बोर्ड कायम होता है, मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम से अगर इसी तरह चलता रहा तो कभी वक्फ का भला नहीं हो सकता है। क्यों कि जितने नॉमिनेट हो के जो मेंबर्स आते हैं वक्फ बोर्ड में, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वक्फ स्टेट्स को देखना कि सही उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, उसका सही फंड, उसके जो वाकिफ़ यानी फाउंडर जिसने वक्फ कायम किया, उसके वसीयत के मुताबिक वक्फ डीड जिसको कहते हैं, वो वक्फ स्टेट चलाया जा रहा है कि नहीं। बिकॉज हर वक्फ स्टेट रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस पर्पस से बनाया जाता है। यही असल उसका मेन एसेंस होता है। बिना रिलीजियस एंड पायस एंड चैरिटेबल एसेंस के वक्फ कायम नहीं होता है। वक्फ जो है एक परमानेंट डेडिकेशन है, यानी कि वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए अल्लाह की मलकियत बन जाती है, यानी कि इट वेस्ट इनटू द ओनरशिप ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये समझने की ज़रूरत है। जबकि ट्रस्ट, देवत्ता प्रॉपर्टी और बहुत किस्म के दूसरे कौम के भी जो ये हैं ट्रस्ट्स हैं, वो परमानेंट डेडिकेशन नहीं होता है। यानी कि अल्लाह जब मालिक बन जाता है तो मुतवल्ली सिर्फ एक देखभाल करने वाला, उसका एक केयरटेकर है, एक मैनेजर है, उसको मैनेज करना है वक़फ़नामा के मुताबिक। वक़फ़नामा में जिसने बनाया वक़्फ़ को, अपनी चीज़ को, मेहनत की चीज़ से, अपनी कमाई हुई चीज़ को वक़्फ़ बनाया एक नेक काम के लिए, सवाब जारिया के लिए, उसके जो
वसीयत है वही सबसे सुप्रीम है। कितने It goes above all कितने law। वक्फ स्टेट हैं, प्रॉपर्टीज हैं कितने बंगाल में? बंगाल में तो देखिए हकीकत है कि आरटीआई हम लोग करते हैं, वक्फ बोर्ड में पूछते हैं, वक्फ बोर्ड सही से जवाब नहीं दे पाता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अभी तक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। भट्टाचार्य कमीशन कायम हुआ था, जो स्कैम हुआ था वक्फ का सीपीएम के रिजिम में, तो उस वक्त के बाद स्ट्रक्चर कमेटी रिकमेंडेशन आया, स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट आया, जिसमें सर्वे के लाजमी बताया गया। आपके 1995 सेंट्रल वक्फ एक्ट आया, फिर उसका अमेंडमेंट आया 2013 में। सब में सर्वे के लिए खास ताकीद किया गया कि सर्वे ज़रूरी है, क्योंकि माने हज़ारों और मेरा ख्याल है कि लाखों के तादाद में वक्फ स्टेट्स हैं जिनको इनरोल नहीं किया गया अभी तक, जिनका सर्वे नहीं हुआ है। अब आप पूछेंगे हमसे कि हकीकत में कितने वक्फ स्टेट्स हैं, तो सही फिगर देना वक्फ बोर्ड भी नहीं सकेगा, क्योंकि सर्वे जब नहीं किया है, उन सब वक्फ को इनरोल नहीं किया गया है, तो तब तक कैसे पता चलेगा हकीकत में कितने हैं। लोग तो ऐसे कहने को कह देते हैं कि डिफेंस एंड रेलवेज के बाद थर्ड क्वांटम ऑफ लैंड वक्फ है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बिना सर्वे के ये असेसमेंट कैसे हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अभी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल वक्फ एक्ट लागू है पूरे इंडिया में। ममता बनर्जी जब आई थी तो उन्होंने जिस तरह से वक्फ को लेकर अपनी एक हम कह सकते हैं जो उन्होंने एक इच्छा जताई थी कि वक्फ का जो है वो सीबीआई इंक्वायरी होगी और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को वो एक पटरी पे लाने की कोशिश करेंगी, वक्फ मुद्दे को जो है वो मसाइल को हल करेंगी, तो लगा था कि शायद कुछ काम होगा। लेकिन ये भी आपको लगता है कि सियासी बयानबाजी ही थी? मैं तो समझता हूँ, देखिए मैं सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ आई वॉश होता है, लोगों को तसल्ली दिया जाता है, काम कुछ नहीं होता है। ममता बनर्जी ने आज हमारे चीफ मिनिस्टर बंगाल की, उन्होंने आज वक्फ मिनिस्ट्री अपने पास रखा है, और मैं समझता हूँ कि जितना करप्शन वक्फ बोर्ड में, मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन उनके नाक के नीचे जो करप्शन चल रहा है, इस पर ज़रूरी है कि इस रोशनी डालना। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि बहुत ख़राब वक्त आने वाला है। विल बी लूजिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ स्टेट्स। और वक्फ बोर्ड में जितने नुमाइंदे आते हैं सब स्टेट गवर्नमेंट से ही नॉमिनेट होकर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नुमाइंदा है जो कॉलेजियम ऑफ मुतवली की तरफ से इलेक्ट होकर आता है, और बाकी सब जो है MLAs, MPs, बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, फिर फिलैंथ्रोपिस्ट की तरफ से एक होते हैं, फिर स्कॉलर्स की तरफ से एक होते हैं। दे ऑल सोसाइटी की पूरी नुमाइंदगी होती है। लेकिन अफसोस है कि चूंकि उन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, वो लोग दे आर मोर कंसर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट दैन द कम्युनिटीज इंटरेस्ट। यही सबसे अफसोसनाक बात है। फिर एक आप देखें कि वक्फ बोर्ड और मुतवल्लीज के बीच का जो रिश्ता है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता, एक दूसरे पे दोनों ही एलिगेशन लगाते हैं। खुद आप ऑल इंडिया मुतवल्लीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आपने भी कहीं ना कहीं मुतवल्लीज के ऊपर जो है वो उंगली उठाई है, तो एक बड़ा करप्शन जो है वो मुतवल्लियों के थ्रू भी होता है और उसकी मतलब उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। बेशक, मैं तो ये कहता हूँ कि मुतवल्लीज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेईमानी कर रहे हैं और गलत हिसाब देते हैं, एनरोल नहीं कराते हैं, हिसाब सही जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें डरना चाहिए कि ये आज नहीं तो कल उनको इसका जवाब अल्लाह को देना होगा, कब्र में जाना होगा। और साथ साथ वक्फ बोर्ड में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं, इसका बहुत हम लोगों को इसकी फ़िक्र है। हमने पहले भी आवाज़ उठाया है कि मुतवल्ली इसको मजबूर करते हैं, मुतवल्ली इसके बहुत सारे मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। देखिए वक्फ एक्ट में जो सेंट्रल वगैरह साफ साफ मुतवल्ली का रोल और वक्फ बोर्ड का रोल साफ साफ बता दिया गया, कौन किसका कितना रोल है, क्या रोल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्फ बोर्ड मुतवल्ली पर कोशिश करता है अपने दबाव बनाने की, मुतवल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं मानता है, तो ऐसे चलेगा तो कैसे होगा। लेकिन इसी ज़रूरत इसकी है कि दोनों ईमानदारी से काम करें। आप प्रेसिडेंट हैं मुतवल्लीज एसोसिएशन के, ऑल इंडिया मुतवल्लीज एसोसिएशन के, आपने कुछ सुधार लाया जब आप प्रेसिडेंट बने, और आपके इसमें कुछ आप कहेंगे कि हाँ मैंने ये किया? जी, मेरा तो ज़्यादातर वक्त यकीन मानिए जब मैं सब तमाशा देखता हूँ बहुत अफसोस आता है मुझे, और मुझे बहुत फ़िक्र होती है। मैं तो हर स्टेट, मैंने पिछली बार जम्मू कश्मीर ट्रैवल किया था मैं, चूँकि वहाँ 370 आर्टिकल हटा है, तो वहाँ पर भी सेंट्रल वक्फ एक्ट लागू होने की बात हो रही है, वहाँ वक्फ बोर्ड बनना जा रहा है, तो वहाँ भी मैंने जाके
وہاں بھی سارے بہت ہزاروں کے تعداد میں وقف اسٹیٹس ہیں. میں نے وہاں جا کے وقف ایکٹ کے اوپر وقف کیا ہے, کتنے کلاسیفیکیشن آف وقف ہیں, میں وہاں بھی جا کے میں نے ایک ورک شاپ کیا. اور ہر جگہ میں ٹریول کرتا ہوں, متولیز کو خاص کر ان کو میں نے ذہن نشی کرتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ تمہارا فرض کیا ہے, تمہیں جواب دینا ہوگا, تم اس کے رکھوالے ہو, صرف تم مالک نہیں ہو, مالک اللہ ہے. ایک آخری سوال کہ اگر وقف کے معاملات حل کیے جائیں, ٹھیک کیے جائیں, تو کیا کچھ سدھار آ سکتا ہے خاص کر بنگال میں, اور کمیونٹی, مسلم کمیونٹی کا جو پچھڑا پن ہے وہ کیا دور ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کو اس مدعے پر کس طرح سے, کس دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, کیا امید لگا رہے ہیں, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ایمانداری سے نکالا جائے تو قوم کے جو سب مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ سے بھی کہیں زیادہ مسئلے, کہ وقف کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, اس کا صحیح ایکسپلائٹیشن ہو, تو ہم سمجھتے ہیں قوم کے جتنے مسائل ہیں, چاہے وہ تعلیمی ہو, اکنامیکل ہو, سوشل ہو, وہ سب کچھ حل ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہر جگہ کرپشن ہے اور اس پر ایمانداری سے کام نہیں کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے ہم لوگ سب کو چاہیے کہ اس بات کو جو ہے سبوں کو عام کیا جائے کہ بھائی وقف کیا ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ہو آر دا بینیفیشریز, اصل حقدار کون ہے. اصل حقدار ہمارا قوم ہے, عوام ہے. یہ اس میں ریلیجس, چیریٹیبل اینڈ پائس جو پرپس ہے وہ ان تک پہنچنا چاہیے جو حقدار ہیں. لیکن حقدار خود سویا ہوا, اسے خود نہیں معلوم. میں جگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی سرکار سے کیا امید کر رہے ہیں, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کس طرح سے کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں سرکار, پہلی بات ہے کہ وقف جتنی سچر کمیٹی ریکمنڈیشن کے مطابق جو سروے ہونا چاہیے تھا وہ سروے ہو صحیح طریقے سے, ایمانداری سے, تو حقیقت میں ساری چیز سامنے آ جائے گی. کتنے حقیقت میں کتنے وقف پراپرٹیز اسٹیٹس ہیں. آج ہم لوگ اس وقف پراپرٹی کے اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کو کروڑوں اور اربوں ریونیو دیتے ہیں ہم لوگ ٹیکسز کے طور میں, پراپرٹی ٹیکسز. وقف جتنے اسٹیٹس ہیں, افسوس کی بات ہے کہ ان کو کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. ان کو انکم ٹیکس کمشنر سے میری بات ہوئی, انکم ٹیکس نے صاف کہا کہ وقف ورڈ جو ہمارے انکم ٹیکس لا میں ہے ہی نہیں, ہم لوگ کوئی ایگزمپشن دے نہیں سکتے ہیں. یعنی ایک انڈیویجول اگر چیریٹی کرتا ہے تو اس کو 80 جی کے حقدار ہوتا ہے وہ, لیکن وقف اسٹیٹ لاکھوں روپے چیریٹی کیوں نہیں کر دے, اس کو ایک پیسہ کا ایگزمپشن نہیں ملتا ہے, کوئی پراپرٹی ٹیکس میں کوئی ریلیف نہیں ہے. تو یہ سب چار ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے اور اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ وقف اسٹیٹ سے صرف اپنے قوم نہیں بلکہ غیر قوم کے لوگ سب اس میں رہتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں. جتنے ٹیننٹس ہیں 90% تو نان مسلمس رہتے ہیں وقف پراپرٹیز میں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور ٹیکسز ہم لوگ دیتے ہیں, یہ انکم کے اوپر بھی, پراپرٹی ٹیکسز بھی, کارپوریشن ٹیکسز, دنیا بھر کے ٹیکسز ہم لوگ دیتے ہیں وقف پراپرٹی پر. تو اس کا فائدہ بینیفٹ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کو پہنچتا ہے. تو اس پر کیوں نہیں دھیان دیتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ, کیوں ایسے آنکھ بند کر کے بیٹھی ہے اس سلسلے میں؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے.